थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके अच्छे से ये हाथ चलने लग जाएंगे। हमें सबसे पतला सेक्शन लेना है। सेक्शंस हमारे कट चुके हैं, अब हम इसे स्टेन करेंगे और स्टेनिंग के लिए हमारे पास वही, क्योंकि प्लांट सेल को स्टेन करने के लिए हमारे पास एक ही स्टेनर है, वो है सेल। हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आई हूँ आज क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो शुरू हुआ है अभी, यानी अध्याय 6 ऊतक टिश्यू के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, उसी का हम पढ़ने वाले हैं आज L3। और क्या पढ़ने वाले हैं तो ये सारा आपको पता ही है कि हमें ये पढ़ना है। आज जो हम करने वाले हैं, आज एक एक्टिविटी करने वाले हैं जो आपकी बुक में दे रखी है और उसी एक्टिविटी का ये पार्ट है। क्या करना है हमें, जैसा कि आपको पता है क्रियाकलाप 6.2 आपकी बुक में दे रखा है। एक पौधे के तने को लीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से उसे पतले सेक्शन में काटिए। अभी हम ये प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे, हमने किया है। अब सभी सेक्शन को सेफ्रेनिन से रंजित कर लीजिए। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। इसमें कवर स्लिप से ढकें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास देखें। चित्र 6.3 जो यहाँ पे बुक में दे रखा है, हमने वो चित्र आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो हमने माइक्रोस्कोप में देखा है। ठीक है, अब नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद हम इसके उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल, जो हमें देखना है किसका, किसी तने का सेक्शन काट के हमें देखना है। आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम इसके आंसर्स देंगे। हेलो बच्चों, तो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं तने की कोशिकाओं का, यानी कि तने में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं और वो कैसी दिखती हैं। तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली तना लेना पड़ेगा। तो हमारे पास दो तरह के तने हैं, यानी स्टेम है। इसको हम कट करके, डिसेक्शन करके, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हमें दिखती है। आप कोई भी टाइप का स्टेम या तना ले सकते हैं, जैसे मोनोकोट का किसी एक बीजपत्री का भी ले सकते हैं, चाहे तो द्विबीजपत्री का भी ले सकते हैं, यानी डाइकोट्स का भी ले सकते हैं। ये दोनों मेरे पास जो तने हैं वो डाइकोट्स के ही हैं, यानी द्विबीजपत्री के हैं। इसी में हम देखने वाले हैं, क्योंकि अच्छे से आपको द्विबीजपत्री में नजर आएंगी सारी कोशिकाएं। तो शुरू करते हैं। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस तने के पतले पतले सेक्शंस काटने हैं, ताकि हम इसे माइक्रोस्कोप में अच्छी तरह देख पाए। अगर थोड़ा सा भी मोटा होगा तो फिर आपको वहां की कोशिकाएं काली नजर आएगी। तो हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा सेक्शन काटना है और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हमने भी की है, आपको भी करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको काट कर सेक्शन रेडी करने हैं। थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके अच्छे से ये हाथ चलने लग जाएंगे, जैसे अभी मेरे चल रहे हैं। बस अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं घर पे या कहीं भी स्कूल में, तो थोड़ा सा केयरफुली होके करें और कोशिश करें कि पूरा के पूरा गोल स्टेम कट पाए आपका। जब हमें प्रैक्टिकल करवाया गया था तब हमें बहुत प्रैक्टिस करवाई हुई थी। 2-3 दिन तक हमें सिर्फ रोज एक मटेरियल दे दिया जाता था। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल ये सब जो चीज़ें लैब में पड़ी होती है, जो हम प्रैक्टिकल के लिए काम में लेते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का एनिमल हो या प्लांट का पार्ट हो, तो उसे हम मटेरियल कहते हैं। तो बस यही करना है आपको, इस तरह से, इस तरह से आपके हाथ चलने लग जाने चाहिए। बस काफी सारे हमने कट कर लिए हैं। अब हम दूसरे वाले की भी कट कर लेते हैं, एक नहीं तो दूसरी। इस तरह पानी से बार बार आप इसे गीला कीजिए, गीला कीजिए से आपके जो पतले पतले सेक्शंस हैं वो सारे पानी में चले जाएंगे और काटने में भी इजी हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे सारे पतले पतले आपको कुछ ट्रांसपेरेंट से सेक्शन दिख रहे होंगे, कुछ मोटे भी हैं। हमें सबसे पतला सेक्शन लेना है। सेक्शंस हमारे कट चुके हैं, अब हम इसे स्टेन करेंगे। और स्टेनिंग के लिए हमारे पास वही, क्योंकि प्लांट सेल को स्टेन करने के लिए हमारे पास एक ही स्टेनर है, वो है सेफ्रेनिन।
यहाँ पे मैंने वॉच ग्लास में 1 से 2 ड्रॉप सेफ्रेनिन और पानी मिलाकर सॉल्यूशन रेडी कर दिया है। अब हम हमारे जो स्टेम की कटिंग है उसको इन पर प्लेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टेन हो जाए। पतले पतले आपको ढूंढने हैं, ज़्यादा मोटा होगा तो अच्छे से नहीं दिखेगा। दो से 5 मिनट हम इसे स्टेन होने देंगे ताकि सेल्स जो है वो सारा कलर ले लें और फिर माइक्रोस्कोप में इसे देखेंगे। 2 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए हम इसकी स्लाइड प्रिपेयर कर लेते हैं। स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा, वही हमें एक स्लाइड लेनी होगी। स्लाइड लेनी है और इस तरह से पकड़ना है। स्लाइड पे हम 1-2 ड्रॉप ग्लिसरीन की डालेंगे। एक ड्रॉप डाली है मैंने, काफी होती है 1 ड्रॉप। अब हम हमारा जो डिसेक्शन किया हुआ स्टेम है वो रख देते हैं। मैंने दोनों तरह के ले लिए हैं, देखते हैं आपको कौन सा अच्छा सा दिख जाता है। कवर स्लिप से इसे कवर कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो काफ़ी तरह की सेल्स जो हमें दिखाई दे रही है और पहले हम इसे 10x पे देखेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके जूम इन करके फिर आपको दूसरे पर भी दिखाएंगे। तो देखा बच्चों आपने कि कैसी दिखती हैं स्टेम की कोशिकाएं। पहले हमने उसे 10x पे देखा जब हमें बहुत तरह की कोशिकाएं दिख रही थी, उसमें से कुछ कोशिकाओं को हमने जूम इन करके भी देखा। यहाँ पे हमें बड़ी बड़ी कोशिकाएं दिखाई दे रही थी, ऐसी छोटी होती है। जब प्याज की आप देखेंगे तो छोटी कोशिकाएं दिखाई देंगी। तो इस तरह से हमें तने में बहुत प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं जिसे आज हमने माइक्रोस्कोप में देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले प्रैक्टिकल वीडियो का। तो बच्चों देखा आपने प्रैक्टिकल वीडियो और देखा माइक्रोस्कोप में क्या क्या हमें दिखा। उसमें से कुछ, क्योंकि सारे ही हम एक साथ नहीं दिखा सकते, कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पे लाई हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले जब हमने उसको कम मैग्निफिकेशन पे देखा था तो हमें इतना सब कुछ नहीं दिख रहा था। ये थोड़ा हाई मैग्निफिकेशन वाला जो डायग्राम है या चित्र है जो माइक्रोस्कोप में हमने देखा वो है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और इस वाले को, जैसा कि आपको पता है हमने 2 तरह के क्या काटे थे, तने काटे थे। जो मैंने कहा था कि जो पतला दिखेगा वो हम देख लेंगे। एक दोनों ही द्विबीजपत्री थे। एक तो था, जो बता देती हूँ मैं आपको, कांग्रेस ग्रास का था जो जगह जगह पे उगता रहता है, वीड्स है जो खरपतवार है। और दूसरा वाला हमने धतूरे का देखा था। तो ये धतूरे वाले का है और ये कांग्रेस ग्रास वाले का है। ठीक है, वो हमें नाम याद नहीं रखना है, हमें देखना है। तो इसका आप स्टेम देखेंगे तो आपको कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं दिख रही होगी। देखो यहाँ पे कुछ अलग टाइप की दिख रही है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप की दिख रही है, फिर यहाँ पे कुछ मोटी सी अलग टाइप की दिख रही है, फिर बीच में देखो ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं भी दिख रही है। इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो साइड में छोटी छोटी बारीक बारीक कोशिकाएं दिख रही है। थोड़ा सा आप आगे जा रहे हैं तो आपको बीच में देखो ऐसे लाइन्स बनी हुई दिख रही है कुछ, है ना, ऐसे लंबी लंबी बड़ी कोशिकाओं का समूह दिख रहा है। मतलब एक छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, ऐसी लाइंस भी दिख रही हैं। कुछ आपको ऐसी साथ साथ बड़ी भी दिख रही हैं और साइड में छोटी भी दिख रही हैं। तो हमने इस प्रैक्टिकल को करके ये जाना कि हमें क्या क्या दिखा। तो यहाँ पे आप जवाब दे देते हैं, क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान थी? नहीं, आपने देखा ही कि सब कोशिकाएं एक जैसी नहीं थी। कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? तो अभी क्योंकि माइक्रोस्कोप थोड़ा छोटा है, हम एक एक करके उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम कम से कम 4 या 5 प्रकार की कोशिकाएं एक बार में देख सकते हैं, जिसके नाम अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो कोशिकाएं आपको डिफरेंट दिख रही है ये कौन कौन सी है। ठीक है,
क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में, पिछली क्लासेस में ये पढ़ के आए हैं कि हर या प्रत्येक कोशिका का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है ना। तो अगर पादप में या किसी भी हम अगर प्लांट की बात करें तो विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्या करती है, मिलके ऊतकों का निर्माण करती है ताकि उस कार्य को संपादित किया जा सके। इसीलिए जरूरी है कि प्रत्येक कोशिका जो है वो उसकी संरचना और उसकी आकार क्या हो जाता है, दूसरी कोशिकाओं से थोड़ा भिन्न हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ वाली कोशिकाओं का कार्य अलग है, ये जो ऊतक है ऑब्वियसली ये क्या बन गया है, ऊतक कोशिकाओं का समूह बन गया है, एक जैसी दिख रही है बाहर वाली, अंदर वाली थोड़ी सी और डिफरेंट दिख रही है, तो इनका भी कुछ पर्टिकुलर काम होगा, वो हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जाइलम फ्लोएम जल का जो है वो क्या करते हैं, जाइलम जल का ऊपर से नीचे क्या पहुंचाता है, पादपों में जगह जगह जल को पहुंचाता है, रूट से इकट्ठा करके फ्लोएम फूड को पहुंचाता है, तो उनका अपना कार्य है, उसके हिसाब से उनकी संरचना है। तो इसीलिए हमें अलग अलग टाइप की कोशिकाएं देखने को मिलती है। अब जब हमने तनों को, यानी बहुत सारे तनों को, यहाँ पे तो हमने एक ही तना देखा, लेकिन जब बहुत सारे तनों को साइंटिस्ट ने देखा तो पाया कि वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलती है जिनको हमने कुछ नाम दिए हैं। ये जो है ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है जो आपको दे रखा है, ये वो अनुप्रस्थ काट है। देखो इतना डिटेल में हमें नहीं दिखेगा क्योंकि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये थोड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे हुए स्ट्रक्चर है, इसलिए ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। और अगर हम तने का, मतलब जो भी हमने तना लिया हमने उसको इस फॉर्म में देखा, अगर हम उसका भी इतना सा टुकड़ा देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, देखो कुछ आपको यहाँ पे लंबे लंबे दिख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं रोम। रोम का मतलब बाल जैसी संरचना है, जिसको ट्राइकोम भी कहते हैं। फिर जो नीचे वाली परत होती है, जो जस्ट नीचे परत होती है, यानी कि अगर हम तने की बात करें तो तने की सबसे बाहर वाली परत, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस या एपिडर्म, ठीक है। उसके नीचे वाली एपिडर्म के जो जस्ट नीचे कोशिकाओं की आपको लेयर दिख रही है ग्रीन ग्रीन सी, वो होती है हाइपोडर्मिस, इसको बोलते हैं अधस त्वचा, ठीक है, हाइपोडर्मिस इंग्लिश में। एपिडर्मिस को हम बोलते हैं अधिचर्म हिंदी में, या अधिचर्म, ठीक है। उसके बाद हमें देखो ये लंबे लंबे जो आपको आपकी स्लाइड में भी दिख रहे हो, ये जो गोले दिख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको ये गोले, ये वही गोले हैं जो हमने पिछली बार ऊतकों की जब गणना की थी तब बताया था कि ये क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो ये देखो ये जो है ये पूरा रेड रेड वाला दिख रहा है, ये जाइलम है। हालांकि जाइलम में भी दो प्रकार होते हैं, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे उनको। और ये जो ऊपर वाली आपको ईंटों जैसी जमी हुई संरचना दिख रही है, ये फ्लोएम है, जो क्या करते हैं, जाइलम तो ज से मैंने कहा था, ज याद कर लो, ज से जल का नियमन करता है प्लांट में, और फ्लोएम फ से फूड याद कर लो, खाने का जो है नियमन करता है। उसके अलावा भी कुछ कोशिकाएं हैं बड़ी बड़ी सी, ये कोशिकाएं जो है ये क्या होती है, नॉर्मल जो कोशिकाएं होती है मृदुतक कोशिकाएं होती है। एक बात जब हमने पढ़ी थी कि स्थायी ऊतक जो है वो कई बार पादपों के बीच में, तने के बीच में कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है जो बाद में जाके वापस से विभोजक की बन जाती है और तने की मोटाई में वृद्धि करती है। अगर आपको पिछली वाली क्लासेस याद है, जिसको मैंने एक नाम बताया था एधा, वो एधा होती है यहाँ पे। ये देखो ये जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम और जाइलम, मान लो ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम की कोशिकाएं हैं, और जाइलम की कोशिकाओं को मैं, ये जाइलम है, ये जो लंबे, इनके बीच में कुछ स्पेशल कोशिकाओं की रिंग होती है। भाई ये तो हम तने का सिर्फ इतना सा पार्ट काट रहे हैं, अगर आप देखोगे तो वो पूरी कैसे मिलेगी रिंग में, मैंने बताई थी ना, यहाँ पे एक कोशिकाओं की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एधा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैम्बियम
दोनों नाम बताए थे मैंने जब हमने स्थायी ऊतकों की और विभोजोतक की बात की थी कि विभोजोतक स्थायी ऊतक बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ कोशिकाएं जो एधा होती है वो क्या करती है, वापस विभोजोतक बन जाती है और तने की मोटाई में वृद्धि। मतलब वो क्या करेंगी, जब ये विभाजित होगी बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम बनाएंगी, नए वाले जाइलम, पुराने तो है नए भी बनाएंगे। तो ये इन दोनों के बीच होती है जो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगी। अगर आप बुक वाला देखेंगे, बोर्ड पे तो पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। तो बस ये कुछ लेबलिंग आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बीच वाला जो पार्ट होता है पूरा, मतलब यहाँ वाला, अगर हम पूरे तने को देखें तो ये तो कैम्बियम हो गई, और बीच का जो हिस्सा होता है जहाँ पे कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं उसको बोलते हैं मज्जा। ये मज्जा कोशिकाएं, सबको नाम दिए हुए हैं एरिया वाइज। तो हमने बहुत सारी टाइप की कोशिकाएं देख ली। अब इनको कैटेगराइज कर देते हैं। तो हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्थायी ऊतक पर आ गए थे, विभोजोतक ऊतक को कर चुके थे। और स्थायी ऊतक में अब हम किस प्रकार की कोशिकाएं देखते हैं वो देखते हैं। तो स्थायी ऊतक में हमने पढ़ा था कि विभोजोतक की कुछ कोशिकाएं या विभोजोतक के विभाजन से बनी स्थायी ऊतक में बदल जाती है कोशिकाएं, ठीक है। और इसी के साथ इनकी विभाजन क्षमता भी नष्ट हो जाती है, परमानेंट बन जाती है। ये कहानी भी सुनाई थी मैंने आपको, एक परमानेंट जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब वाली, ठीक है। ये परमानेंट बन गई, लेकिन फिर कभी इनको ऐसा लगा कि नहीं पैसा कम आ रहा है गवर्नमेंट जॉब में, मैं तो फिर से कुछ करूं, फिर से कोई पढ़ाई करूं, तो वो फिर से चालू हो जाता है। तो वो वैसे टाइप की कोशिकाएं होती हैं, एधा वाली कोशिकाएं, जिसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इनकी क्षमता नष्ट हो जाती है। ये कौन से टाइप की होती है, इनमें आप देखेंगे 3 प्रकार की होती है स्थायी ऊतक जो अपनी विभाजन की क्षमता खो चुके हैं। पहले है साधारण ऊतक जो सिंपल टिश्यू होते हैं, नॉर्मल कोशिकाएं। उसके बाद होते हैं जटिल ऊतक, थोड़ा सा इनका क्या बढ़ जाता है, काम धाम बढ़ जाएगा, कुछ संरचनाओं में डिफरेंस आ जाता है, सबको पढ़ेंगे हम। और तीसरी है विशिष्ट ऊतक यानी स्पेशल टिश्यू जिनका काम ही स्पेशल है। एक तो होता है नॉर्मल आदमी, मैंगो मैन जिसको कहते हैं, आम आदमी। फिर थोड़े से कोई स्पेशल टाइप के आदमी जो थोड़े अमीर वमीर हो, है ना, सेलिब्रिटी हो, ऐसे वाले। और उसमें भी स्पेशल टाइप के, कोई पीएम वीएम हो, कोई देश का राष्ट्रपति हो तो उसकी स्पेशलिटी और बढ़ जाएगी। तो ये ऐसे, इसमें भी क्या है भाई, जगह हर जगह क्या है, सिस्टम चला हुआ है। सबसे पहले सिंपल, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और उसके बाद स्पेशल वीआईपी टाइप के। तो ये 3 प्रकार के स्थायी ऊतकों को हमें पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना, शॉर्ट में पढ़ना है। सबसे पहला जो है साधारण ऊतक यानी सिंपल टिश्यू की बात करेंगे, जो ज्यादा कोई वर्कलोड नहीं होता, जिसपे सिंपली उसका काम क्या होगा, तने या बॉडी को मेंटेन करना, है ना, तने का निर्माण करना, जड़ का निर्माण करना, इस तरह के काम होते हैं। और सॉफ्ट भी होते हैं ये सिंपल टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण ऊतक भी कहते हैं। यह ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। यह ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। साधारण ऊतक में भी फिर 3 टाइप है। थोड़ा सा क्रिटिकल होता जा रहा है, लेकिन देखो बुक में तो आपको सब कुछ एक पैराग्राफ में दे रखा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़ दिया है। हमें उसको अलग अलग करके अरेंज करके मैं आपको बता रही हूँ कि पहले 2 ऊतक है, एक विभोज्यतक फिर स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में 3 टाइप है, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक, विशिष्ट ऊतक। अब साधारण ऊतक पढ़ रहे हैं हम, और साधारण ऊतक में आज हम सिर्फ मृदु ऊतक पढ़ेंगे। हालांकि इसके 3 टाइप है, एक है कॉलेनकाइमा और एक है दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेनकाइमा। आज जो थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मृदु ऊतक के बारे में, ठीक है। चलो मृदु ऊतक को शुरू करते हैं। कोशिकाएं प्राय समव्यासी होती हैं इनकी, पैरेन्काइमा की, अतः अंतःकोशिकीय अवकाश कम अथवा अनुपस्थित पाए जाते हैं। देखो हिंदी मैंने यहाँ लिख दिया इसलिए वहां पे इंग्लिश वर्ड लिखा है, ऐसा नहीं कि मैम इसका हिंदी नाम क्या है, वो रहा हिंदी नाम, पर हर जगह फिर वही हिंदी नहीं, थोड़ा सा इसको इंग्लिश, क्योंकि वही मैंने कहा बार बार ये इंग्लिश वर्ड ही ज्यादातर आते हैं। पाए जाते हैं, कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय पाई जाती है, मतलब बहुत एक्टिव है। देखो काम कौन करेगा, ह्यूमन में भी स्पेशल जो वीआईपी लोग होते हैं वो काम करते हैं क्या, उनका तो कुछ स्पेशल काम है, नाटक में काम कर लिया भाई, पिक्चरों में काम कर लिया, पीएम है तो कोई मीटिंग अटेंड कर ली। मजदूरी कौन करता है, आम आदमी। मेहनत कौन करता है, आम आदमी। तो ये बहुत सक्रिय है, बहुत एक्टिव है, इनका काम ज्यादा है, ठीक है। जो जरूरत पड़ने पर विभाजन योग्य हो जाती है,
वो जो मैंने कहा कि स्थायी उत्तक तो बन जाती है, लेकिन टाइम पड़ने पर ये कैसी बन जाती है, विभाज्य उत्तक, जो एधा है जैसे। तो एधा बनने का काम भी, वो जो एधा में जो कोशिकाएं वो भी कैसे टाइप की होगी, मृदुत्तक कोशिकाएं होंगी, इसलिए वो वापस विभाजित होना शुरू कर देती है। कार्य क्या है इनके, एक ही कार्य है इनका। इनका कार्य संचयन करना है, मतलब प्लांट के अंदर जो भी खाना पीना जो भी बन रहा है उसको कोशिका के अंदर संचित करना है। यहाँ पे क्या कर देना इसको, जो भी जैसे पौधों में जो फूड है वो किस फॉर्म में संचित रहता है, स्टार्च में, तो स्टार्च के यहाँ पे ग्रेन्यूल बना के उसको संचित कर। ये नॉर्मल कोशिका है। देखो इन कोशिकाओं की खासियत क्या है कि इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश, देखो इनको बनाने का तरीका देख लूं मैं कैसे बना रही हूं। जब डायग्राम बनाओगे ना, ये देखो ऐसे बनती है ये कोशिका, ठीक है, और इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश ज्यादा होता है। अब मैं इसको खोल के बनाऊं अच्छा सा, तो ये कुछ ऐसी बनेगी, मतलब बीच में क्या होगा, अवकाश होगा। तो अंतर कोशिका अवकाश ज्यादा होता है, सक्रिय होती है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे, कोशिका द्रव्य भी एक्टिव होगा क्योंकि ये एक्टिव है खुद ही। कोशिका द्रव्य भी क्या होता है, सक्रिय होता है इनका, रसधानियां सब कुछ इसमें प्रेजेंट है क्योंकि काम इन्हीं को करना है। और मेन काम क्या है इनका, संचयन करना, नहीं खाने का संचयन करना। जैसे हम बोलते हैं कि गाजर में कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन ई, संतरे में सी है, ये कहाँ संचय हो रहा है, ये कोशिकाओं में संचय हो रहा है। और वो भी कौन सी कोशिकाओं में, मृदुत्तक की कोशिकाओं में संचित हो रहा है। दूसरा इनका क्या काम होता है, ये जो खाली गैप्स होते हैं, है ना, पादप काय का निर्माण, कि भाई स्पेशल कोशिकाएं तो कई कई जगह है, जैसे हमने अभी फोटो देखा, ये देखो, ये तो स्पेशल कोशिकाएं तो कई कई जगह है, बाकी भी तो पौधे को भरना है, खोखला थोड़ी ना रहेगा अंदर, तो उस खोखलेपन को भरने का काम, जैसे ये जो मज्जा कोशिकाएं, ये भी क्या है, ये एक मृदुत्तक टाइप की कोशिकाएं हैं। ये जो ऊपर है, अभी आप देखेंगे कौन कौन से, जो हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस है, ये सब मृदुत्तक टाइप की कोशिकाएं होती है, ठीक है। स्पेशल तो ये होती है, जाइलम है, फ्लोएम है, ये स्पेशल है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हर जगह पे ये प्रेजेंट होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। तो दीर्घ उत्तक कोशिकाएं भी कई आकार और प्रकार में हमें मिल सकती है। तो हम पढ़ लेते हैं नॉर्मल, एक तो ऐसी वाली होगी सिंपली, बिल्कुल। अब कुछ स्पेशल टाइप की पैरेन्काइमा भी होती है, यानी मृदुत्तक कोशिकाएं होती है, विशेष प्रकार के मृदुत्तक। कौन कौन से हैं वो देखें। सबसे पहला है दीर्घ उत्तक, ये कहाँ पे पाया जाता है, सबको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हरित लवक वाली कोशिकाएं, जिसको हम क्लोरीन काइमा कहते हैं। उसके बाद एक खम्भ उत्तक, यानी कि पैलिसेड टिश्यू या खम्भ उत्तक। और उसके बाद स्पंजी उत्तक, यानी कि स्पॉन्ज जी पैरेन्काइमा, और एक एरेन्काइमा भी आएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहले इनको देख लेते हैं। क्या है दीर्घ उत्तक। दीर्घ उत्तक क्या है, दीर्घ उत्तक वाला मृदुत्तक का ही एक कोशिका है, लेकिन ये लंबाई में, दीर्घ मतलब बड़ी हो जाती है, यानी इनका गोल से शेप कैसा हो जाता है, ऐसा। सामान सब इसमें वही है, वही केंद्रक होगा, वही कोशिका द्रव्य होगा, ऐसी लंबी हो जाती है। और कहाँ पाई जाती है, ये पत्तियों में। पत्ती की अगर हम संरचना देखेंगे तो पत्ती में भी ऊपर वाली जो एक लेयर होगी वो तो होगी कैसी, कैसी होगी भाई, अधिचर्म, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे पत्तियों में जो ये पैरेन्काइमा मृदुत्तक होता है, इसका शेप लंबा हो जाता है। कैसा, ऐसा लंबा, जैसे यहाँ पे बनाया है, ये देखो, ऐसे है ये मृदुत्तक, लेकिन इनका शेप कैसा हो गया है, लंबा हो गया है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, दीर्घ उत्तक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, देखो मृदु उत्तक, तो उत्तक मिला दिया, आगे दीर्घ रख दिया, दीर्घ उत्तक, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्रोजेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ये जो पैलिसेड टिश्यू है, खम्भ उत्तक, ये भी यही है। ये जो पैलिसेड टिश्यू है ये भी यही, खम्भ का मतलब भी लंबी कोशिका है। तो पत्तियों में तो क्या बोल देंगे इसको, हम क्या बोल देते हैं, पत्तियों में पैलिसेड टिश्यू बोल देते हैं। अगर तने में लंबी होती है तो उसको प्रोजेन्काइमा बोल देते हैं। बस इतना सा ध्यान रखो। पैलिसेड टिश्यू यानी कि खम्भ उत्तक कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों की अधिचर्म के नीचे। ये दो बातें हो गई।
सिर्फ शेप बदलता है इनका। दूसरी होती है हरित लवक वाली कोशिकाएं या क्लोरेनकाइमा कोशिकाएं। अगर मृदुतक की कोशिकाओं में, जैसे ये नॉर्मल मृदुतक की कोशिका, इन मृदुतक की कोशिकाओं में अगर हरित लवक आ जाए, हरित लवक क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं ना, प्लास्टिड, जिसमें क्लोरोफिल होता है। अगर ये हरी हो जाएंगी, हरित लवक इसमें प्रेजेंट होगा तो ये हरे कलर की हो जाएगी। हालांकि पैलिसेड में भी होता है हरा, पत्तियों की तो सारी कोशिकाएं क्या होती है, हरे कलर की होती है। लेकिन अगर इनमें हरित लवक आ जाता है तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, हरित लवक कोशिकाएं या क्लोरेनकाइमा। ठीक है, ये पत्ती की और नीचे वाली लेयर होती है। अब उसके बाद है स्पॉन्जी उत्तक, ये भी पत्तियों में ही पाया जाता है। पत्ती की सबसे नीचे वाली लेयर बना दे अब हम, जैसे पत्ती की ये सबसे नीचे वाली लेयर है। देखो ये नीचे वाली लेयर का मतलब क्या हुआ, ये पत्ती है, ये पत्ती है, पत्ती के ऊपर वाली लेयर, बीच में मेरी जो ये मोटाई है ये पत्ती की मोटाई, और नीचे वाली लेयर ये नीचे वाली, तो ये अधिश्चर्म, नीचे वाली अधश्चर्म, और बीच में जो भरा हुआ है उसको हम यहाँ बना रहे हैं। तो सबसे पहले खंभ उत्तक होता है, पैलिसेड टिश्यू होता है। उसके बाद आते हैं कुछ हरित लवक वाली कोशिकाएं। हरित लवक यहाँ पे भी होता है, लेकिन इन वाली कोशिकाओं में जो हरित लवक या क्लोरेनकाइमेटस सेल्स होती है उनमें हरित लवक ज्यादा होता है, ज्यादा ग्रीन कलर की होती है। और ये हो गई नीचे वाली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अधश्चर्म बोलते हैं जिसको, लेकिन क्योंकि ये नीचे है तो इसको क्या बोल देंगे, निचली अधिश्चर्म, वो ऊपरी अधिश्चर्म है। ये स्पॉन्जी उत्तक होता है यहाँ कहीं बीच में, यानी कि इसको हम बना देते हैं ऐसे, इनमें गैप्स ज्यादा होते हैं थोड़ी, पैरेनकाइमेटस सेल की स्पॉन्ज जैसा होता है ये, इनमें ना कोशिकाओं में हवा ज्यादा भरी होती है। तो ये कैसे होती है, पृष्ठाधारी पर्ण में। पृष्ठाधारी पर्ण समझते हैं, देखो यहाँ पे 2-3 चीजें जो लिखी हुई आ रही है उसको समझा देती हूँ मैं। हरित लवक, मृदुतक दीर्घीकरण, ये हम समझ चुके हैं। हरित लवक जिसमें हरित लवक प्रचुर मात्रा में होता है, यानी बहुत मात्रा में होता है। उदाहरण पर्ण मध्योत्तक। पर्ण मध्योत्तक क्या है, इसको हम बोलते हैं मीजोफिल। ये ऊपरी अधिश्चर्म और निचली अधिश्चर्म के बीच जितना भी माल भरा पड़ा है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्ण मध्योत्तक। पर्ण का मध्य भाग, जो मैंने कहा ये मोटाई, इसमें जितना भी माल भरा है ये पर्ण का मध्य भाग है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, पर्ण मध्योत्तक। उसी में ही क्या होता है, प्रोजेनकाइमा भी होता है, उसी में ही खंभोत्तक कोशिकाएं होती है, उसी में ही स्पंज कोशिकाएं होती है। लेकिन ये स्पंज मृदुत्तक कोशिकाएं सारी प्रकार की पत्तियों में नहीं मिलती, उन पत्तियों में मिलती है जैसे द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब जिनके 2 बीज पत्र होते हैं, या आप बोलो ऐसी पत्तियां जिनका जो ऊपर वाली सरफेस अलग कलर की होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है इसमें, और नीचे वाले अलग कलर की होती है। कुछ पत्तियां होती है ऐसी होती है जिनमें दोनों एक जैसे कलर की होगी। लेकिन आप अगर आप ध्यान से बहुत सारी पत्तियों को देखोगे तो आपको लगेगा कुछ में ऊपर वाला ज्यादा ग्रीन होता है, नीचे वाला कम ग्रीन होता है। तो ऐसी पत्तियों को हम कहते हैं पृष्ठाधारी। पृष्ठाधारी का मतलब ऊपर वाला पृष्ठ होता है, नीचे वाला अधर होता है, जिसको हम बाहरी त्वचा और अंतस्त्वचा कह रहे हैं। ऊपर वाले को पृष्ठ, नीचे वाले को अधर, तो दोनों मिल गए तो क्या हो गया, पृष्ठाधारी। पृष्ठाधारी पर्ण में पाया जाता है, और ये सारे स्ट्रक्चर भी पृष्ठाधारी पर्ण के ही बना रहे हैं। इसमें ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा ग्रीन कलर की, नीचे वाली थोड़ी लाइट है। पत्ती ऐसे लगती है ना तने से, तो ये उसका अधश्चर्म, सॉरी उसका पृष्ठ सतह होती है, और ये वाली अधर सतह। तो ये होता है स्पंजी, मतलब स्पॉन्ज जैसा होता है, थोड़ी सी इसमें एयर ज्यादा भरी होती है। एक होती है एरेनकाइमेटस सेल्स, ये देखो स्पंज मृदुत्तक हम पढ़ चुके हैं, जो पृष्ठाधारी पत्तियों की निचली बाह्य त्वचा के पास होते हैं। ये निचली बाह्य त्वचा के पास ही बनाया हमने, यहाँ पे निचली बाह्य त्वचा के पास बना लिया। बीच में क्या होता है, बीच में वही हम जो देख रहे हैं जाइलम फ्लोएम अरेंज रहेंगे गोले के रूप में, पत्ती में गोले के रूप में। यहाँ पे ये जाइलम होगा, ऐसे कैसे लंबे लंबे, सबके स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे ऐसे, जो हमको वहां पे कट में दिख रहा था, और आसपास ये सारी कोशिकाएं होती हैं। अब है एरेनकाइमेटस या वायु उत्तक कोशिकाएं। मृदुत्तक के वायु अवकाश अत्यधिक विकसित होकर परस्पर संबंधित पाए जाते हैं। ये किस में पाया जाएगा, ये जलीय पादपों की पत्तियों या तनों में पाया जाएगा। जलीय पादपों को क्या करना है भाई, तैरना है। तैरने के लिए क्या होती है, जब अगर किसी को स्विमिंग आती हो
तो वो पहले ऐसे हम हवा भरते हैं, फिर अंदर जाते हैं ताकि हम अच्छे से तैर सकें। तो इनको भी फ्लोट करना है। कोई चीज़ फ्लोट कब करेगी? जब उसके अंदर हवा भरी होगी। तो कभी कभी जो जलीय पादप होते हैं, कभी कभी नहीं, मैक्सिममली जो जलीय पादप होते हैं, उनकी जो मृदुतक की कोशिकाएं होती है वो कैसी हो जाती है? बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है उनमें। ये देखो, ये गैप्स दिख रहे हैं बीच में। अब दूसरी कोशिका कुछ यहाँ होगी ऐसे। तो ये जो गैप है, अब गैप होगा तो वहां क्या होगी? हवा। यहाँ पे क्या होगा? वायु। और ये है कौन सी कोशिकाएं? नॉर्मल मृदुतक कोशिकाएं। लेकिन इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया और हवा भर गई, जिसकी वजह से ये क्या बना लेंगे? वायु उत्तक कोशिकाएं या मृदुतक वायु उत्तक कोशिकाएं, जिसको हम एरेनकाइमा भी कहते हैं, बना लेती हैं। तो देखा आपने, एक बार हम रिवाइज कर लें थोड़ा सा कि क्या क्या हमने पढ़ा, ताकि आपका सब कुछ मिक्स ना हो जाए। स्थायी उत्तकों की शुरुआत आज हमने की थी उस स्लाइड से। उसमें हमने सबसे पहले देखा कि वो 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, जटिल और विशिष्ट। आज साधारण की शुरुआत की हमने। साधारण में हमने फिर 3 भागों में बांटा, मृदुतक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक, जिसमें बात हमने की आज मृदुतक की। मृदुतक कोशिकाएं क्या होती हैं? नॉर्मल सामान्य कोशिकाएं होती हैं, जिनमें कोशिका द्रव्य प्रचुर मात्रा में होता है। अंतर कोशिकीय अवकाश जो है वो या तो कम होंगे या अनुपस्थित होते हैं। फिर इनका कार्य क्या होता है? संचय करना। कई बार ये कुछ स्पेशल आकार प्रकार में भी पाई जाती है, जिसके बारे में हमने देखा कि वो ये टाइप की हो सकती है। और पत्ती में हमने एक पत्ती का एग्जाम्पल ले लिया, क्योंकि ये तीनों चारों मैक्सिममली हमें पत्ती की कोशिकाओं में ही मिलती है, तो इसीलिए। और लास्ट हमने देखा कि एरेनकाइमा यानी वायु उत्तक कोशिकाएं मिलती है। तो इसी के साथ आज हमने तने में पाई जाने वाली जो साधारण उत्तक है, मृदु उत्तक, उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्थूल कोणोत्तक यानी कोलेनकाइमा और दृढ़ोत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। और इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बुक में सब कुछ मिक्स दे रखा है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसको अलग अलग पढ़ के पढ़ोगे तो आगे तक आपके काम आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए।